हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। कंपनी का नाम है एलगांज इंटीरियर्स। सो ये कंपनी स्टॉक मार्केट से लगभग यहाँ पर 78 करोड़ रुपए उठाने की कोशिश करे और इसका जो आईपीओ है 7 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में खुलने वाला है। 130 का कट ऑफ प्राइस इन्होंने सेट किया है और 78 करोड़ रुपीज़ उठाने की कोशिश करके जो वैल्यू लगा रहे हैं पूरी कंपनी की वो लगभग 293 करोड़ रुपीज़ लगाई जा रही है। तो अच्छी खासी वैल्यू यहाँ पर लगाने की कोशिश की जा रही है। कंपनी करती क्या है, तो ये जो हम लोग इंटीरियर्स देखते हैं, चाहे वो बड़े बड़े ऑफिस जो खुलते हैं, चाहे घरों में हम लोग इंटीरियर्स देखते हैं, तो वो इंटीरियर करने का काम ये कंपनी करती है। अब चाहे वो आपने पुराने इंटीरियर को हटवा के नया इंटीरियर करवाना हो, चाहे पूरे के पूरे ऑफिस बन रहा हो, पूरा बिल्डिंग के अंदर में ऑफिस बन रहा हो, तो पूरे ऑफिसेज जनरेट करवाने हो, राइट, तो वो पूरा काम ये देखती है प्रोजेक्ट वाइज। या तो इसको ये पूरा प्रोजेक्ट ले लेती है जिसमें ये पूरा काम देखती है, चाहे वो सिविल कंस्ट्रक्शन हो, इंटीरियर हो, वेंटिलेशन हो, एसी हो, सब कुछ देखती है। या फिर आपको सिर्फ इंटीरियर लकड़ी का करवाना हो, दोनों काम ये देखती है। छोटा से लेकर के बड़े तक का सबका देखती है, राइट। तो हम जैसे तो अब ये कंपनी जो पैसे उठा रही है उनका करने क्या वाली है, तो ये बोल रही है कि हम थोड़ा बहुत लोन चुकाएंगे और जो पैसा हमारे पास में जो प्रोजेक्ट आते हैं या फिर सैलरी वगैरह हमको पे करनी पड़ती है उसमें पैसा खर्च करने वाले हैं, और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में काम में लेने वाले, जैसे आईपीओ में पैसे उठा रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ खर्चा तो होगा ही। तो अब थोड़ा सा हम आरएचपी को भी पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ और देखेंगे, कंपनी के प्रमोटर्स के पास में 93% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले, और आईपीओ के बाद में लगभग 69% रह जाने वाली है। थोड़ा सा आरएचपी के अंदर भी नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर 1 सेकेंड, ओके। तो ये इतना इतना पैसा यहाँ पर यूटिलाइज होने वाला है। बोरोइंग्स में 25 करोड़ रुपए और 30 करोड़ रुपया जो है यूटिलाइजेशन जो है कम वर्किंग कैपिटल में खर्च किया जाएगा। कंपनी का जो मेन करता था उनका नाम है समीर अक्षय पकवाशा। मैं अगर गलत नाम पढ़ पा रहा हूँ तो आई एम सॉरी। नेक्स्ट कंपनी के बारे में थोड़ा सा अगर हिस्ट्री की बात करें तो 96 में खुली हुई कंपनी है। उसके बाद में इन्होंने ये कुछ माइलस्टोन्स टच किए हैं जिनको आप लोग आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ इन्होंने काम किया है, बड़े काम किए हैं, कब इनका रेवेन्यू 100 करोड़ पहुँचा है, फिर उन्होंने कौन सी नई शुरुआत की है, कौन सी सब्सिडरी कब खोली, उसके बारे में ये इन्होंने थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने का ट्राई किया है। अब ये समीर अक्षय जी हैं जो इनका इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर पढ़ पाएंगे कि ये और कौन कौन सी कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं। एंड यहाँ पर कोई मुझे कुछ खास दिक्कतें नज़र आई नहीं, बस ये देखने को मिलता है कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस ये होल्ड करते हैं इस फील्ड के अंदर में। नेक्स्ट कंपनी का जो नाम है, जो वर्ड है, जो लोगो है, वो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। कोशिश किया गया था बट ऑब्जेक्ट कर दिया गया। कंपनी के पास में ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है ये ओन्ड है, बाकी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं सारी लीज पर हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 443 एम्प्लॉयज़ आज के दिन काम करते हैं। टोटल परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलेशनशिप बेसिस जैसे भी काम बैठता है तो टोटल उतने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अब यहाँ पे जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अगर हम लोग बात करते हैं तो ईयरली जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो लगभग 2024 के मुकाबले ये ईयरली इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, तो इतना परसेंटेज ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के ऊपर में आज के दिन काम कर ले रहे हैं। दैट मीन्स कि इनको शॉर्ट टर्म के अंदर में इंस्टॉलेशन के जो अपनी कैपेसिटी है उसकी यूटिलाइजेशन अच्छी खासी ये कर पा रहे हैं, तो इनको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे फ्लश डोर्स, ये जो हम लोग डोर्स वगैरह देखते हैं जो प्लास्टिक के बने, शॉर्ट में बताऊँगा, प्लास्टिक के जो बने हुए होते हैं, एंड जो लेमिनेशन शीट्स होती हैं, एमडीएफ बोर्ड्स होते हैं, जो विंडो सील्स होती हैं, टेबल्स हो गई, स्टोरेजेस हो गए, ये तो पूरा इंटीरियर में जो सारी चीज़ें ही इंक्लूड हो जाती हैं। तो इनको कितना जनरेट करने का कितना टाइम लगता है, उनकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है, तो उसके ऊपर में इतना परसेंटेज पे काम कर पा रहे हैं। तो हो सकता है कि इनको अपनी जो एरिया है क्योंकि इस टाइप की कंपनीज के अंदर में कस्टमाइज रहता है सब कुछ की प्रोजेक्ट के हिसाब से टेबल्स प्रोजेक्ट के हिसाब से बनती है, तो ये एरिया इनको बढ़ाना पड़ेगा अपना। तो हो सकता है कि इनको फ्यूचर में और रेंट पे एरिया लेना पड़े और लेबर्स हायर करनी पड़े। ये इनकी फैक्ट्रीज की आप लोग फोटो वगैरह देख पाएंगे थोड़ी बहुत, और ये इनके कुछ प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने कंप्लीट किए हैं उनकी आप पिक्चर्स देख पाएंगे, राइट। नेक्स्ट ये पर्टिकुलरली जो प्रोजेक्ट्स हैं जो इन्होंने कंप्लीट किए हैं, जिनकी कितनी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, डेवलपेबल एरिया कितना था और कब कंप्लीट इन्होंने किया, उन प्रोजेक्ट्स की यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी दी हुई है इन्होंने। यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि इन्होंने जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं उनमें से रेवेन्यू जो कॉन्ट्रैक्टर बेसिस की पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिया पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का, उसके हिसाब से इन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, तो 80% प्रोजेक्ट जो है पिछले 6 महीनों में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है खुद ही, और सब कॉन्ट्रैक्टर से मतलब प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट किसी और ने लिया है, बट उसका जो कुछ हिस्सा है इनको मिला है काम करने के लिए, तो वो सब कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे भी काम इन्होंने किया है, बट मेनली ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही उठा रहे हैं।
मतलब प्राइवेटली खुद ही उठा रहे हैं डायरेक्ट कस्टमर से। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है वो रिपीटेड कस्टमर से ज़्यादा आ रहा है। दैट इज़ ए वेरी गुड थिंग कि लोग जो पुराने कस्टमर्स हैं वो बड़े खुश हैं इनसे। अगर दूसरे देखते हैं तो यहाँ पे फिक्स्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट ही इन ये मेनली काम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है वो टॉप 10 क्लाइंट से 76% के आसपास में है। बिकॉज एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है कई बार, तो एक जैसे बिल्डर मिल गया, बिल्डर को पूरा का पूरा एक जो कस्टमर है, कस्टमर ने बोला कि बिल्डिंग बना के दो, तो उसने पूरा अच्छे से इंटीरियर वगैरह कुछ सब कुछ वो बिल्डर ही करा के देता है, तो बिल्डर ने इसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो इस टाइप का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है अगर टॉप 10 कस्टमर से 76% रेवेन्यू आ रहा है, तो दैट्स ए गुड थिंग, नॉट नॉट बैड थिंग। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि जो महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, बिकॉज यही कुछ 2-3 स्टेट्स हैं जहाँ से जो मेनली आज के दिन बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहीं से इनके ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और फ्यूचर में यहाँ से इनके रेवेन्यू और बढ़ने की उम्मीदें ही बनी हुई हैं। दैट्स अगेन वेरी गुड। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी के आरएचपी के अंदर में, हम बैलेंस शीट को भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पर ज़रूर देखो मटेरियल सिविल लिटिगेशन जो इनके लोगों से रजिस्ट्रेशन जो आईपी है, आईपी रजिस्टर करवाने से रिलेटेड इनके ऊपर में केसेज हैं। बाकी कुछ खास केसेज यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। टैक्स के केसेस तो हर कंपनी में आपको देखने को मिलते ही हैं। सो कुछ कंसर्निंग यहाँ पर टैक्स लिटिगेशंस में देखने को नहीं मिलता है। साथ में अगर हम लोग थोड़ा सा इनका बैलेंस शीट को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर टोटल पैसा कंपनी में लगा हुआ है 234 करोड़ रुपया। उसमें से 71 करोड़ रुपया तो है इन्वेस्टर्स का पैसा, बाकी जितने पैसा कंपनी में लगा हुआ वो उधारी का पैसा है। अब ये पैसा कहाँ लगा हुआ है, तो मेनली यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स में 31 करोड़ रुपये फंसे पड़े हैं। 45 करोड़ रुपया कंपनी ने लोन दे रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है 52 करोड़ का, 57 करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी है। राइट, तो बैलेंस शीट नॉर्मल है जिस हिसाब से कंपनी काम कर रही है उसके हिसाब से। नेक्स्ट कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब रेवेन्यू जो आ रहा है वहाँ पर ज़रूर थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल रही है, बिकॉज आईपीओ ईयर के अंदर में इन्होंने कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया है, ऐसा देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर 153 करोड़, 190 करोड़, 221 करोड़ पूरे साल में, और यहाँ पर 190 करोड़ सिर्फ 6 महीने के अंदर में कंप्लीट कर लिया। तो ये बढ़ा चढ़ा के दिखाने वाले नंबर्स देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट्स की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो नेट प्रॉफिट्स भी ठीक ठाक कंपनी निकाल ले पा रही है, अच्छे खासे निकाल ले पा रही है, ठीक ठाक तो नहीं कहूँगा, अच्छे खासे निकाल ले पा रही है। इस अगर 6 महीने में बचे तो 9.5 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट इन्होंने निकाल लिए हैं। बट स्टिल वी विल बी पी और पीबी रेशियो इस 12 करोड़ के हिसाब से ही चेक करने वाले हैं। हम दोनों का एवरेज ले लेते हैं, लगभग 15 करोड़ मान के चलेंगे। 15 करोड़ के हिसाब से पी और पीबी रेशियो हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, ताकि हमारे पास में क्लियर पिक्चर आ सके, ये बढ़ा चढ़ा के पिक्चर जो है वो ना आए। कैश फ्लो की अगर बात करें तो कैश फ्लो की तो लगी पड़ी है, एंड यहाँ पर काफ़ी भाई लोग कहेंगे कि कैश फ्लो अच्छा है, बट मैं नहीं कहूँगा कि ये अच्छा है। बिकॉज यहाँ पर देख लेते हैं कि नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इज पॉजिटिव बाय 22 CR, बट यहाँ पर एक बार ध्यान देंगे आप लोग, तो 53 करोड़ रुपीज़ तो इन्होंने उधारी पे उठाए हैं। तो मतलब उधारी के ऊपर में पैसा उठा करके कैश फ्लो पॉजिटिव है, नॉट इन द रियल सेंस पॉजिटिव है। रियल सेंस में पॉजिटिव होता है जब कंपनी कमाई करके कैश फ्लो, कैश हाथ में रखती है, वो तो सारा अटका पड़ा है। राइट, और यहाँ पर कंपनी ने पहले का जो लोन वगैरह उठा रखा था, शॉर्ट टर्म वगैरह लोन, उस पर पैसे दिए हुए हैं, तो कैश तो सारा का सारा गया हुआ है, जबकि लोन पे उठा के ऊपर में लोन पे पैसे दे रखे हैं। तो ये कैश जो है वो पूरा गड़बड़ाया, अभी का गड़बड़ाया नहीं है, पहले के सालों का भी गड़बड़ाया हुआ ही है। इस टाइप के जो यूजुअली अगर एक्चुअली क्या है कि रेवेन्यू इतना कुछ खास इंक्रीज हो नहीं रहा है, नेट प्रॉफिट्स इंक्रीज, मतलब नेट प्रॉफिट तो अच्छे खासे इंक्रीज हो रहे हैं, बट रेवेन्यू जंप तो अच्छा करने की कोशिश तो की जा रही है। बट ये आईपीओ ईयर के अंदर मुझे थोड़ा सा मैनिपुलेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर ये रियल है, अगर ये डेटा का पूरा अगर जैसे कि रियलिटी में इतना काम हो रहा है, तो ये कैश फ्लो इतना गड़बड़ाना एक वाजिब चीज़ लगती है। बट यहाँ पर ये लोन पे पैसे उठा करके लोन के ऊपर में कैश देना, ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा रिस्क भरा लग रहा है। बट स्टिल इतना भयंकर रेवेन्यू आना के अगर देखते हैं कि आए, उसके लिए इतना बड़े रिस्क तो लेने पड़ते हैं इस टाइप के बिजनेस में। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी मुझे, अब फाइनल रिव्यू बनाने से पहले एक बार पी और पीबी रेशियो भी निकाल लेते हैं। सो 15 करोड़ के हिसाब से हम लोग पी और पीबी रेशियो निकालने वाले थे, राइट? यस, तो पूरी कंपनी की वैल्यू लगाई गई है 300 करोड़, मान लेते हैं 300 करोड़। 300 करोड़ के हिसाब से 15 15 तो 150, तो 20 का पी रेशियो हो गया। 20 के पी रेशियो और पीबी रेशियो बनता है इसका 70 करोड़। 70 करोड़ और पैसे आ रहे हैं 70 तो लगभग
1.7 1.8 के आसपास में पीबी रेशियो है और 20 का पी रेशियो है। तो जिस हिसाब से कंपनी काम कर रही है और ग्रोथ नज़र आ रही है उसके हिसाब से ठीक नज़र आ रही है। और जिस हिसाब से प्रोजेक्ट्स ले रही है ये इस टाइप के प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में बने रहने की उम्मीद है और इनके रिपीटेड कस्टमर बहुत अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिविटी ऐड करती है कंपनी के अंदर में। तो आई एम होपफुल बेस्ड ऑन ये जैसा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं ऐसे ही होप कर रहा हूँ जिस हिसाब से इनका जो हमने रीडिंग की है, जिस हिसाब से एनालाइज किया उस हिसाब से इनके फ्यूचर के अंदर में रेवेन्यूज़ के बढ़ने की इंक्रीज़ ही होने की उम्मीदें हैं। बिकॉज ये जो जहाँ पे इनका मेन फोकस है, जिन सिटीज़ में, जिन स्टेट्स के अंदर में, कर्नाटका जैसे मोस्टली बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, वहाँ पर तमिलनाडु के अंदर में हो गया, चेन्नई, ये बहुत ही डेवलपिंग स्टेज के अंदर में बहुत भयंकर डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है। इंटीरियर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड यहाँ पर बनी हुई है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छा कंपनी कर सकती है। तो ऑन दैट नोट आई एम पॉजिटिव इन द लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन इन दिस कंपनी। बाकी वैल्यू इन्होंने अच्छी खासी ऑलरेडी लगा दी है, तो अगर नीचे जा सकता है तो एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस लेके चलें तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। उसके लिए आईपीओ स्ट्रेटेजी बनी हुई है, उसको आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बाकी एक बार देख लेते हैं कि हवा किस तरफ बन रही है। तो इसकी जो हवा बनाई जा रही है आज के दिन तो कुछ ज़्यादा पॉजिटिव है नहीं। अगर ये मोर देन 60% की हवा बनती है तो हम लोग लिस्टिंग गेन के लिए भी पॉजिटिव रह सकते हैं। दैट्स ऑल। बाकी आप कोई भी डिसीजन पॉजिटिव नेगेटिव में फाइनेंशियल वजह से पूछें और रिसर्च करें, उसके बाद ही अपना हार्ड एंड मनी पैसे लगाने के बारे में सोचें। फाइनली सी यू टुमारो।